हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लेबर लॉ सेकंड में, यानी लेबर लॉ सेकंड में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की कुछ प्रारंभिक बातों के बारे में। लेबर लॉ सेकंड में, ठीक है, क्योंकि लेबर लॉ वैसे किताब एक ही आती है, लेकिन ये दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। फर्स्ट भाग में दो अधिनियम हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम और दूसरा व्यवसाय संघ अधिनियम है। ये दो अधिनियम फर्स्ट में हैं और बाकी जो 5-6 अधिनियम बचे वो सेकंड में हैं। तो उसमें से आज हम पहला अधिनियम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। ठीक, आज इनकी कुछ प्रारंभिक बातें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अधिनियम के उद्देश्य और कब लागू हुआ, इन सब चीज़ों को चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, सबसे पहले बताऊं मैं औद्योगिक क्रांति के अगर प्रथम चरण में देखें तो जो नियोजक जो उद्योग चलाया करते थे, कर्मकारों को काम देते थे, तो जो नियोजक थे वो कर्मकारों की मजदूरी की अदायगी समय पर नहीं करते थे, उचित ढंग से नहीं करते थे। ठीक, न समय पर करते थे, न उचित ढंग से करते थे। उनकी मजदूरी की कटौती भी बेवजह करते रहते थे, कोई नियम नहीं था। वेतन के भुगतान के समय हमेशा से अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्मकार ये सोचता था पता नहीं कितनी मजदूरी मिलेगी, ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। कर्मकारों का अधिकतम शोषण नियोजक अपना अधिकार समझते थे। मतलब ये सोचते थे नियोजक, उद्योगपति, उद्योग मालिक ये सोचते थे कि जो कर्मकार हैं ये हमारे गुलाम हैं, गुलाम बनाकर उन्हें रखते थे। और कर्मकार वेतन को लेकर बहुत परेशान हो जाया करते थे। वेतन मिलने तक वो ऋणग्रस्त हो जाया करते थे। तभी कर्मकारों के कल्याण की और लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और सरकार का भी ध्यान इस दिशा में गया, यानी कि जागरूक हुई सरकार। अधिनियम के लागू करने से पहले 1925 में, ठीक ध्यान रहे, 1925 ईस्वी में वीकली पेमेंट बिल में साप्ताहिक भुगतान जो बिल आता है, साप्ताहिक भुगतान विधेयक के नाम से ये आया। और जो विधानमंडल था, सरकार थी, इस पर आश्वासन दिया और इस पर कहा कि सरकार पहले से ही विचार कर रही है और इस बिल को, जो वीकली पेमेंट बिल था, इस बिल को वापस कर दिया सरकार ने, ये कहकर कि सरकार पहले से ही इस पर विचाराधीन है। इस विषय पर बम्बई लेबर रॉयल कमीशन, ठीक, रॉयल कमीशन लगभग सन है इसकी 1929 और 1930, ठीक, 1929 और 1930 के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई। इसने रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी
कि इसमें उद्योगपतियों के अत्याचार और अनियमितताओं को प्रकाश में लाया गया। इसमें ये दिखाया गया था कि उद्योगपति कैसे कर्मकारों पर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे उनका शोषण कर रहे हैं, कैसे मालिक जो नियोजक हैं, जो उद्योगपति हैं, वो कर्मकारों को कैसे शोषण कर रहे हैं। सरकार इसके लिए निराकरण के लिए कटिबद्ध हो गई। इन सब जब रिपोर्ट ये पढ़ी तो कटिबद्ध हो गई और 1933 में असेंबली में एक बिल पेश किया गया। 1933 में असेंबली में एक बिल आया, ठीक, एक बिल लाया गया 1933 में। लेकिन 1934 में असेंबली विघटित हो गई, इस कारण ये अधिनियमित नहीं हो पाया, नहीं हो सका वो बिल। फिर बाद में 1936 में पेश किया गया, 1936 में लाया गया वही बिल, ठीक, 1936 में बिल लाया गया और पेश किया गया असेंबली में और अधिनियम पारित किया गया 1936 में। तो इस अधिनियम का नाम फिर मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 रखा गया। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। और ये लागू कब किया गया, ध्यान रखिए, पारित 36 में हो गया था लेकिन लागू किया गया था 28 मार्च 1937। 28 मार्च 1937, कुछ दिन के बाद, यानी कि 1937 में, ठीक, ये डेट ध्यान रखिएगा। अच्छा, सन 1937 में ही और 1940 में, फिर 1950 में, 1951 में, देखिए 1937 में, 1940 में, 1950 में, 1951 में, 1957 में, ठीक, इतने से वर्षों में इसमें संशोधन भी किए गए। 1956 और 1964 में इस अधिनियम में संशोधन करके आवश्यक अल्प परिवर्तन किए गए। 1965 में, 64 में भी किए गए। अब इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, अभी बताया था मैंने, इसका संक्षिप्त नाम है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। लागू करने का समय क्या है, ये पारित हुआ था 1936 में, लेकिन लागू हुआ था केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि 28 मार्च 1937 को लागू हुआ था। एक केस है कन्हैया, श्री कन्हैया बनाम पुट्टा स्वामी 1966, मैसूर राज्य का मामला है। ड्राई क्लीनिंग शॉप को फैक्ट्री नहीं माना गया इसमें। ड्राई क्लीनिंग शॉप को श्री कन्हैया वर्सेस पुट्टा स्वामी, ठीक, 1966 का केस है और मैसूर राज्य का। इसमें कहा गया ड्राई क्लीनिंग शॉप होती हैं उसको फैक्ट्री नहीं माना गया है, इसीलिए एक्ट यहाँ लागू नहीं होगा और इसके कर्मकार मालिक से प्रतिकर नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, विस्तार क्या है, विस्तार और उद्देश्य देखिए। इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर है, पूरे भारत में लागू है। ये सभी उद्योगों के लिए और उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, किसी भी कारखाना या उद्योग में नियोजित व्यक्ति। किसी अधिनियम का विस्तार और उद्देश्य, अधिनियम का विस्तार व उद्देश्य, ठीक। तो पहला है, कहाँ लागू होगा, किसी भी कारखानों या उद्योगों में नियोजित व्यक्ति, नियोजित जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उन पर ये लागू होगा। जो किसी कारखाने या उद्योग में कार्य कर रहे हैं, नियोजित हैं, उन पर ये लागू होगा। दूसरा है रेलवे प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति। रेलवे प्रशासन
रेलवे प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति, प्रशासन द्वारा नियोजित, ठीक, नियोजित व्यक्ति जो रेलवे प्रशासन द्वारा नियोजित किए गए हैं उन पे भी ये लागू रहेगा। तीसरा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उप ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति, उप ठेकेदार द्वारा, उप ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों पर भी लागू रहेगा। ये 3 तरह के लोगों पर, किसी कारखाने या उद्योग में, या वो रेलवे प्रशासन द्वारा जो नियोजित हैं उन पर, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उप ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति पर ये लागू रहेगा। ये पहले, अच्छा एक बात और है, ये पहले उन पर लागू था। एक नियम और था, मानक, कि जिसकी आय, जिस कर्मकार की आय 400 रुपये मासिक थी, औसत थी, उन मज़दूरों पर ये लागू था। 1976 में उसे 1000 रुपये कर दिया गया, इसकी 1000 आया उस पर लागू रहेगा। 1982 के बाद ये 1600 रुपये प्रति माह जिसे प्राप्त होता है जिन मज़दूरों को, कर्मकारों को, उन पर ये लागू रहेगा अधिनियम। अब इसके मुख्य उद्देश्य देखिए क्या हैं। मुख्य उद्देश्य, नियोजित कर्मकारों की जो 1600 रुपये मासिक मजदूरी पाते हैं, मजदूरी का भुगतान और उससे संबंधित अन्य बातों का विनियमित यानी रेगुलेट करना और विशिष्ट रूप से उनका भुगतान सुनिश्चित करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। नियमित अवधियों पर भुगतान होना चाहिए। जो कोई अवधि है 10 तारीख महीने की, 5 तारीख, 15 तारीख, कोई भी जो तारीख फिक्स है उस नियमित अवधि पर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 15 दिन या साप्ताहिक, जो भी अवधि फिक्स है उस पर होना चाहिए। मजदूरी पर अवैध कटौती का प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य है। कटौती पर प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य है। अधिनियम लागू होने के लिए मजदूरी सीमा 1600 रुपये मासिक है। और धारा 20 में जो दंड संबंधी प्रावधान हैं उन्हें कठोरता से लागू करना या कठोर बना दिया जा रहा है, मतलब कठोरता से उसे लागू करना। तो 3 मैंने कौन से उद्देश्य बताए। सबसे पहले ये उद्देश्य इसका है कि जिसकी आय 1600 रुपये प्रति माह उन मजदूरों पर लागू रहेगा और उनकी मजदूरी सुनिश्चित करेगा, भुगतान सुनिश्चित करेगा। दूसरा है कि नियमित रूप से अवधि पर भुगतान होना चाहिए मजदूरों का। तीसरा है कटौती को रोकना। और चौथा बताया था मैंने, ये जो धारा 20 है उसके दंड संबंधी जो प्रावधान है कठोरता से लागू करना। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की लेबर लॉ में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में कुछ प्रारंभिक बातें, इसके उद्देश्य के बारे में और इसके विस्तार के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।